हेलो बच्चों। तो कैसे हो आप लोग? वेलकम टू गेट गुरुकुल। तो आज हम नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अभी तक हमने इसमें नेटवर्क सॉल्यूशन देख लिया और बेसिक एलिमेंट्स भी देख लिए। तो अब नेक्स्ट जो है हम नेटवर्क थ्योरम से स्टार्ट करते हैं। ओके। तो नेटवर्क थ्योरम पढ़ने के लिए हमें कुछ बेसिक्स चाहिए। पहले हम ये देख लेते हैं जैसे कि प्रैक्टिकल सोर्स क्या होता है और आइडियल सोर्स क्या होता है। तो मैं अभी तक इसके बारे में कोई डील नहीं किया कि ये चीज़ होती क्या है। तो मैं एक बार आपको बता देता हूँ कि प्रैक्टिकल सोर्स क्या होता है, आइडियल सोर्स क्या होता है। हमने सोर्सेज देखे थे कि एक वोल्टेज सोर्स कुछ ऐसा है, टर्मिनल ए, टर्मिनल बी, और ये प्लस होता है, ये माइनस है। अगर ये 10 वोल्ट है तो इस 10 वोल्ट के क्रॉस आपको ए बी के क्रॉस भी 10 वोल्ट मिलेगा। इसको हम आइडियल वोल्टेज सोर्स कहते हैं। लेकिन होता क्या है, जब प्रैक्टिकली आप किसी भी बैटरी को आप लेते हो तो बैटरी जो होती है बेसिकली एक केमिकल कंपोजिशन होता है। जैसे कोई भी बैटरी आपने घर पे भी देखा हो कि ये बैटरी जो होती है इसके ऐसे दो टर्मिनल निकले होते हैं। ऐसे दो टर्मिनल निकले होते हैं। मोबाइल की बैटरी हो या फिर बड़ा बैटरी आपने देखा हो, 12 वोल्ट की जो बैटरी होती है, ठीक है, ये अंदर ये केमिकल कंपोजिशन पूरे होते हैं। तो होता ये है कि ये जो प्लस और माइनस है ये बेसिकली प्लस और ये इसका माइनस, ऐसा होता है। इसके बीच में ये करंट जब फ्लो करती है, जब आप जैसे इसके बीच में कहीं ये टर्मिनल को आप कहीं कनेक्ट करते हो, तो जब ये करंट इससे फ्लो करती है तो ये जो केमिकल है इसके अंदर एक रेजिस्टेंस ऑफर करता है। प्रैक्टिकल में ये होता है, एक रेजिस्टेंस ऑफर करता है ना। तो आप इसको इस तरह से बनाओगे तो ये गलत है, क्योंकि एक आइडियल वोल्टेज सोर्स होता है। जो कि प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स कैसा होगा, एक रेजिस्टेंस आएगा और यहाँ पे एक वोल्टेज आएगा जिसको हम बोलते हैं ईएमएफ। ये होता है ईएमएफ ई, और इसको बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल इंटरनल रेजिस्टेंस। अब देखो इसमें क्या है, अगर मैं वी ए बी लिखूं, वी ए बी इक्वल्स टू 10 वोल्ट। ऑलवेज, ऑलवेज का मतलब, ऑलवेज का मतलब है कि अगर आपने यहाँ कोई लोड कनेक्ट कर दिया, मान लो कि एक रेजिस्टेंस लगा दिया, एक रेजिस्टेंस लगा दिया, कोई वेरिएबल रेजिस्टेंस आपने यहाँ पे लगा दिया जिसकी वैल्यू 1 ओम हो, 2 ओम हो, कोई कोई भी वैल्यू हो सकती है। ये जब वैल्यू आप लगाते हो कोई रेजिस्टेंस यहाँ पे, तो इससे करंट ड्रॉ करेगा, करंट ड्रॉ करेगा। फिर भी यहाँ पे इस पॉइंट के बीच में ए और बी के बीच का पोटेंशियल जो है 10 वोल्ट हमेशा रहेगा। जबकि प्रैक्टिकल ये नहीं होता है। प्रैक्टिकल में क्या होता है, अगर ये आपका ए और बी, अभी टर्मिनल आपका ए और बी हो गया, अब आपने यहाँ पे क्या किया, एक रेजिस्टेंस इंसर्ट किया, राइट, एक वेरिएबल रेजिस्टेंस लगाया। अब अगर आपने 1 ओम लगाया, 2 ओम लगाया, तो यहाँ भी जो इंटरनल रेजिस्टेंस है इसकी भी कुछ वैल्यू होगी। लेट सपोज मान लो कि 0.5 ओम है, ये वैल्यू बहुत कम होती है बट इसकी कुछ वैल्यू तो होगी। अब जब करंट इससे फ्लो करेगी तो ये करंट आई सप्लाई करेगा, ये करंट इस रेजिस्टेंस में भी जाएगा और इस लोड रेजिस्टेंस में भी जाएगा। अब यहाँ दो ड्रॉप होगा। बेसिकली ये जो पावर दे रहा है, पावर सप्लाई बाय बैटरी किस में जाएगी, एक तो जाएगी पावर कंज्यूम बाय आर इंटरनल प्लस पावर कंज्यूम बाय आर लोड, दोनों से कंज्यूम होगा। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ केवल जो लोड है वो पावर ले रहा था, ठीक है। तो यहाँ ए और बी का वोल्टेज कांस्टेंट रहेगा बट यहाँ पे नहीं होगा। जैसे जैसे आप, अभी यहाँ पे मैंने 2 ओम रखा तो करंट की वैल्यू कुछ होगी, 1 ओम रखा तो करंट की वैल्यू कुछ होगी, तो उस हिसाब से ए और बी की वैल्यू चेंज हो जाएगी, राइट। बात समझ में आई यहाँ पे? तो अगर यहाँ पे ए और बी की वैल्यू को प्लॉट करो, तो ऐसा अगर मैं करंट और वोल्टेज का प्लॉट करूँ, यहाँ पे एक करंट आई और यहाँ करंट, चलो इसको भी मान लो आई। तो अगर मैं इसके वोल्टेज और करंट को प्लॉट करूं, मतलब करंट आई और ये वी ए बी, तो आप क्या लिखोगे कि भाई आपने यहाँ पे जब करंट जीरो था, मतलब इससे कोई भी आप करंट नहीं ले रहे थे, जब ये रेजिस्टेंस यहाँ पे था नहीं, यानी कि ये ओपन सर्किट था, तो इसके क्रॉस वोल्टेज क्या था, 10 वोल्ट। अब जैसे ही आपने कोई भी लोड लगा दो, वी ए बी इज ऑलवेज 10 वोल्ट, करेक्ट।
लेकिन इस केस में क्या होगा, इस केस में ये करंट और ये वोल्टेज, इस केस में क्या होगा, अगर आपने यहाँ पे करंट जीरो है, अभी करंट जीरो है तो यहाँ पे इस रेजिस्टेंस में भी कोई ड्रॉप नहीं, आउटपुट वोल्ट अगर ये इसकी वैल्यू को भी मैं 10 ले लेता हूँ, सेम लूंगा तो कंपेरिजन होगा, 10 वोल्ट है, यहाँ कोई ड्रॉप नहीं, यहाँ रेजिस्टेंस जब जीरो रहेगा और करंट कोई भी फ्लो नहीं होगी, तो ये ओपन सर्किट, ओपन सर्किट मतलब रेजिस्टेंस में 0.5 ओम रेजिस्टेंस में कोई ड्रॉप नहीं, ओके, तो उसका मतलब ये 10 वोल्ट। अब जैसे जैसे करंट बढ़ाते जाओगे, ये 10 वोल्ट होगा ऐसे, तो जैसे जैसे आप करंट बढ़ाओगे तो ये ड्रॉप बढ़ता जाएगा, कैसे, जैसे कोई भी एक यहाँ पे ऐसा ले लो, सपोज आप मान लो ये आपने 4.5 ओम ले लिया, तो करंट की वैल्यू कितनी होगी, 0.5 प्लस 4.5 दैट इज 5 और 10, तो कितना करंट आ जाएगा, दैट करंट विल बी 10 डिवाइड बाई 5 दैट इज 2 एम्पियर, ठीक है 2 एम्पियर। जैसे ही 2 एम्पियर आएगा तो यहाँ पे कितना ड्रॉप हो गया, प्लस और माइनस 2 × 0.5 दैट इज 1 वोल्ट, 1 वोल्ट ड्रॉप हो तो यहाँ पे ए बी कितना हुआ 9 वोल्ट, तो ये जैसे थोड़ा ड्रॉप होगा 9 वोल्ट पे आ जाएगा, कब, जब करंट 2 एम्पियर होगा। अब क्या करो, इसकी वैल्यू को फिर से चेंज कर दो, इसकी वैल्यू कर दो 3.5, जैसे ही 3.5 ओम करोगे तो अब टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया, 3.5 इंटू, सॉरी प्लस 5 दैट इज 4, तो यहाँ इस केस में करंट कितना आ जाएगा, करंट विल बी 10 डिवाइड बाई 4 मतलब 2.5, तो आप जस्ट इसको 2.5 पे आ गए, जैसे 2.5 करंट होगा तो यहाँ पे कितना 2.5 इंटू 0.5, तो ये वोल्टेज आपका 2.5 इंटू 0.5 दैट इज 1.25, अब 10 में से 1.25 जाएगा तो 8.75, कुछ और वोल्टेज थोड़ा डाउन होगा, तो आप देख रहे हो ये वोल्टेज डिक्रीज कर रहा है। ऐसे ही आप रेजिस्टेंस बहुत बढ़ाते जाओगे ना, सॉरी रेजिस्टेंस कम करते जाओगे, करंट बढ़ाते जाओगे, जैसे अगर मैं इसका करंट कर दूं 0 पॉइंट, सपोज इस रेजिस्टेंस को मैंने कर दिया जो आर एल है, इसको मैंने कर दिया 0.5, तो टोटल करंट कितना हो गया, आई विल बी 0.5 प्लस 0.5 1 10, 10 एम्पियर करंट हो गया, 10 डिवाइड बाई 1, राइट, यहाँ पे ऐसा लिख लो, इसको हटा देते हैं, करंट क्या होगा, ये करंट जो भी होगा ईएमएफ डिवाइड बाय आर लोड प्लस आर इंटरनल, इस फॉर्मूले से मैंने निकाला, ठीक है। तो अगर आर एल को मैं 0.5 रखता हूँ और इंटरनल 0.4 ऑलरेडी है और ई की वैल्यू 10 है, तो 10 डिवाइड बाई 1 10 एम्पियर, और 10 एम्पियर इधर से अगर फ्लो करता है तो यहाँ ड्रॉप क्या हो जाएगा, बेसिकली 10 इंटू 0.5 दैट इज 5 वोल्ट ड्रॉप हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू 5 वोल्ट आ जाएगी, ठीक है 10 वोल्ट। तो आप जब इसको प्लॉट करोगे ना, व्हाट विल गेट, एक ड्रूप जैसा आपको मिलेगा इस तरीके से, ठीक है, ये आपका वी ए बी का वोल्टेज है। तो इन केस ऑफ आइडियल ऐसा कुछ आएगा, इन केस ऑफ नॉन आइडियलिटी इस तरीके से आएगा। तो कई बार क्या होता है, जैसे उसको मैं हटा सकता हूँ, कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन ऐसे दिया रहता है कि एक सोर्स है, एक आपका ये सोर्स है, जैसे बोला कि आइडियल, सॉरी आइडियल नहीं, प्रैक्टिकल ना, प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स, ठीक है, और यहाँ पे कुछ और आपका सर्किट दिया हुआ है जिसकी वैल्यू 1 ओम मान लो, और ये बोला कि प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स जो ए बी है, ये इसका आउटपुट टर्मिनल है और इससे करंट आई फ्लो कर रही है, और इसका जो कैरेक्टरिस्टिक दिया हुआ है ऐसा दिया हुआ है, कैसा है, दिस इज आई, दिस इज वी ए बी, ठीक है, और क्या कुछ ऐसा दिया हुआ है कि सपोज ये 10 वोल्ट, 10 वोल्ट ही लेके चलते हैं, और ये कुछ ऐसा ड्रॉप दिया हुआ है, ऐसा कुछ ड्रॉप दिया है, तो आपको ये बताना है कि आई की वैल्यू क्या होगी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई। तो आपको इससे ये समझना है कि ये प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स है, अब प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स है इसका मतलब है कि आप इसको, इस वाले पार्ट को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, एक रेजिस्टेंस है और एक वोल्टेज सोर्स है, ठीक,
और इसके लोड पे क्या आ जाएगा, एक रेजिस्टेंस जो कि 1 ओम का है। लेकिन ना हमें ई पता है ना ही हमें आर पता है, हमें निकालना क्या है, ई और आर भी हमें निकालना पड़ेगा। हमें करंट ये निकालना है तो हमें वोल्टेज और रेजिस्टेंस तो चाहिए ही। तो वोल्टेज कैसे निकालोगे आप, करंट की वैल्यू जब जीरो होगी, जब ये करंट जीरो होगा तो इस टर्मिनल ए और बी, टर्मिनल यही है ए और बी, इस ए और बी की वैल्यू क्या होगी, जब करंट जीरो होगी तो इसमें कोई ड्रॉप नहीं, इस रेजिस्टेंस में कोई ड्रॉप नहीं, तो वी ए बी कितना हो जाएगा, वी ए बी इक्वल्स टू ई माइनस आई इंटू आर। वी ए बी जब करंट जीरो हो, आई इक्वल्स टू जीरो, तो ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वी ए बी के बराबर, और वी ए बी कितना होगा 10। तो यहां से आपको मिल गया कि ई इक्वल्स टू 10 आ गया, एक चीज आपको मिल गई। दूसरी चीज क्या है, आपको रेजिस्टेंस भी चाहिए। इस रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी होगी, आपको एक्चुअली जब ये देगा तो एक केस में और भी देगा, एक जरूर पॉइंट हमें देना पड़ेगा, जैसे कि ये 3 एम्पियर पे इसकी वैल्यू कुछ 7 वोल्ट हो गई, ऐसा मान लीजिए 3 एम्पियर पे 7 वोल्ट हो गए। ये एक और पॉइंट आपको देना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे दो अननोन है, एक तो आपका ये अननोन है ई, और एक आर, तो दो अननोन है तो दो इक्वेशन हमें चाहिए ही चाहिए। तो पहला इक्वेशन तो आपने ये निकाल लिया, दूसरा इक्वेशन आप ये निकालोगे कि वी ए बी इक्वल्स टू 7 व्हेन ई माइनस आई इक्वल्स टू 3 इंटू आर, और ई की वैल्यू हमें पहले से मिल गई है, तो 7 इक्वल्स टू 10 माइनस 3 आर, तो कितना आ जाएगा, आर विल बी 10 - 7 दैट इज 1 ओम। ठीक है, तो इसके बेसिस पे आप टोटल जो करंट है वो निकाल दोगे, आई इक्वल्स टू ई डिवाइड बाई 1 प्लस आर, दैट इज 10 डिवाइड बाई 1 प्लस 1, और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 एम्पियर। ठीक है, तो प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स का मतलब ये होता है। और एक जस्ट हमने न्यूमेरिकल भी एक देख लिया प्रैक्टिस करके। ओके, अब आइडियल करंट सोर्स क्या होता है, हमने करंट सोर्स देखा, आइडियल करंट सोर्स अभी तक देखा कि एक करंट सोर्स है, और टर्मिनल ए और बी की बात करूं तो इसमें जो करंट आउटपुट में आ रही है वही करंट होगी जो इस करंट सोर्स की वैल्यू होगी। ठीक है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि आई इक्वल्स टू आई सी एस, जो भी करंट सोर्स की वैल्यू है वो होगी। ये आइडियल होता है, क्या है, आइडियल। लेकिन अगर आप प्रैक्टिकल की बात करेंगे, प्रैक्टिकल करंट सोर्स कैसा होता है, आप उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हो, ये करंट सोर्स, ये ए बी सेम, बट यहाँ पे इसका रेजिस्टेंस इस तरीके से पैरेलल में कनेक्ट होता है, इसको हम आर इंटरनल कहते हैं, और भी आई सी एस है। ठीक है, तो अभी देखो, अगर यहाँ पे अगर आप कोई लोड कनेक्ट करते हो, कोई भी लोड कनेक्ट करते हो, ठीक है, कोई भी ऐसा लोड कनेक्ट करते हो, इन दैट केस यहाँ पे जो आई है, दैट आई आउटपुट विल बी नॉट इक्वल्स टू आई सी एस। ओके, तो करंट सोर्स और वोल्टेज सोर्स जो प्रैक्टिकल है वो क्लियर हुआ आपको कि इंटरनल रेजिस्टेंस आपका करंट सोर्स में आता है, और अगर आपका वोल्टेज सोर्स है तो सीरीज में आपका कनेक्शन हो जाता है वोल्टेज ईएमएफ के साथ, लेकिन इसमें पैरेलल में कनेक्ट होता है। तो अगर मैं आपसे पूछूं जस्ट ऐसे ही कि अगर करंट सोर्स प्रैक्टिकल है, उसमें मैं क्या चेंज करूं कि वो आइडियल सोर्स बन जाए, तो आप क्या बोलोगे, आर जो इंटरनल है उसको इन्फिनिटी रखना पड़ेगा, राइट, आर इंटरनल मस्ट बी इन्फिनिटी। इन केस ऑफ प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स दिस मस्ट बी जीरो, राइट। ओके, ये दो चीज थी जो आपको जाननी थी कि इसके इंटरनल रेजिस्टेंस ऐसे होते हैं और उसके इंटरनल रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट आपका ये आता है कि एलिमेंट प्रॉपर्टी। बिफोर गोइंग टू द नेटवर्क थ्योरम, हमें ये इंपॉर्टेंट है कि जानना कि लीनियर क्या होता है, एक्टिव और बायलेटरल नेटवर्क क्या होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली प्रॉपर्टी लीनियर, तो मैंने यहाँ पे कुछ ऐसा एक नोट सा बना के लाया है जहाँ पे आपको ये लिखा रहे और आपको प्रॉब्लम ना हो, अगर आप कभी इससे स्क्रीनशॉट लेके रिवाइज भी करें तो भी प्रॉब्लम ना हो। तो लीनियर एलिमेंट क्या होते हैं, लीनियर एलिमेंट्स आर दोज थ्रू विच द फ्लो ऑफ करंट चेंजेस लीनियरली
विथ चेंजिंग ऑफ द वोल्टेज अप्लाई अक्रॉस देम। अब जैसे कि ऐसा एलिमेंट, कोई भी ऐसा एलिमेंट, इसको आप लीनियर तब बोलोगे जब इसमें जो करंट फ्लो कर रही और इसके क्रॉस वोल्टेज जो है वो वैसा चेंज होगा। आप वो वोल्टेज को जैसे इंक्रीज कर रहे हो वैसे वैसे करंट भी इंक्रीज हो। जैसे लीनियरली का मतलब ऐसा भी बोल सकते वी और आई अगर है तो जैसे हमने करंट को इतना बढ़ाया उतने ही वोल्टेज भी चेंज हो, मतलब एक लीनियर प्रोपोर्शन फॉलो करे। मतलब आपको ये बात समझ में है ना, लीनियर प्रोपोर्शन वो फॉलो करे। वोल्टेज और करंट में लीनियर प्रोपोर्शन किस में होता है? बेसिकली आप बोल दीजिए कि रेजिस्टेंस में होता है, कैपेसिटेंस में होता है, इंडक्टर में होता है। वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स या फिर डिपेंडेंट हो या इंडिपेंडेंट, सारे एलिमेंट्स क्या हैं? ये लीनियर एलिमेंट है। नॉन लीनियर क्या हो सकता है? जैसे अगर नॉन लीनियर की बात करूं तो जैसे कि एक डायोड है। डायोड का वोल्टेज वी और आई, आई वी कैरेक्टरिस्टिक डायोड का किस तरीके से आता है? मैं थोड़ा सा याद हो आपको, तो हम इस तरह से बनाते थे, इस तरीके से ऊपर जाता था और यहाँ पे भी इस तरीके से इस तरीके आता था। ये इसको हम बोलते थे वी एंड दिस इज आई। ये नॉन लीनियर है। आप देखो ये नॉन लीनियर इक्वेशन को फॉलो करता है, कर्व ही नॉन लीनियर है। लेकिन आप इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस और ये सोर्स में देखोगे, वोल्टेज सोर्स में, तो ये कभी नॉन लीनियर नहीं होगा। ठीक है, लीनियर एलिमेंट बेसिकली कभी भी स्टेटमेंट में लीनियर एलिमेंट रेफर किया जाए तो आपको समझना है ये सारी चीज। एक्टिव एलिमेंट, एक्टिव एलिमेंट ऐसे एलिमेंट जिनको आपको ऑपरेट करने के लिए एक एक्सटर्नल पावर देना पड़ता है, वो खुद से ऑपरेट नहीं होते। ठीक है, रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस, इंडक्टर, आप सोचोगे कि भाई खुद से ऑपरेट नहीं होते, इसका क्या मतलब है? कि एक्टिव एलिमेंट जैसे कि उनको, जैसे एक रेजिस्टेंस है, अब रेजिस्टेंस कुछ पावर दे नहीं सकता, राइट? एक कैपेसिटेंस है, कैपेसिटेंस को जब आप पहले चार्ज करोगे तभी ये डिस्चार्ज, तभी ये पावर दे सकता है, तो पहले आपको चार्ज करना पड़ेगा। तो इस तरीके से ये एक्टिव एलिमेंट की कैटेगरी में आता है। ठीक है, एक्टिव एलिमेंट बेसिकली वो होते हैं जिनको एक्सटर्नल पावर सोर्स की जरूरत पड़ती है अगर उनको ऑपरेट करना है। तो एक्टिव एलिमेंट बेसिकली आपके ये सारे एलिमेंट होते हैं, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस एंड रेजिस्टेंस। बायलेटरल एलिमेंट्स क्या होते हैं? बायलेटरल एलिमेंट्स क्या करते हैं? बेसिकली कोई भी आपके पास एलिमेंट है, अगर आप ये वोल्टेज सोर्स, इसमें करंट अगर इस तरीके से फ्लो करो, पहला केस, या फिर इसी एलिमेंट को आप इस तरीके से करंट फ्लो करो, माइनस प्लस, तो दोनों के केस में जो V बाई आई है, V बाई आई है, ये दोनों सेम हो, इक्वल हो। अगर ये इक्वल नहीं है इसका मतलब है कि ये, अगर आप करंट एक साइड से दे रहे हो दूसरी साइड से दे रहे हो तो इम्पीडेंस डिफरेंट आ डिफरेंस हो गया ना, कि V बाई ये क्या बताएगा? बेसिकली इम्पीडेंस बताएगा। इम्पीडेंस मतलब रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस, इंडक्टेंस, इसका कॉम्बिनेशन, ये डिफरेंट आएगा। अगर ये डिफरेंट आता है तो बायलेटरल नहीं होंगे, यूनिलेटरल होगा। बायलेटरल मतलब दोनों साइड से जो भी ऑफर द सेम इम्पीडेंस इन आइदर डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो, राइट? अब अगेन यहाँ एग्जांपल आता है डायोड का। अभी अब डायोड को देखो, अब एक डायोड आपने प्लस लगाया, माइनस लगाया, ये केस किया, और एक डायोड आपने उल्टा लगाया, ये माइनस किया, ये प्लस किया। अब आपको पता है कि डायोड जो है, थोड़ा बेसिक इसका पता हो तो प्लस माइनस, जब ये पी जंक्शन होता है, ये एन जंक्शन है, पी एन जंक्शन के बीच में ये पी और एन। तो अब जैसे आपने पी पे प्लस और नेगेटिव पे एन पे नेगेटिव लगाया, इसका मतलब है दिस इज विल बिहेव एज ए शॉर्ट सर्किट, ऑन स्विच की तरह। और वैसे ही यहाँ पे पी पे नेगेटिव और एन पे पॉजिटिव लगाया, इसका मतलब है ये बिहेव करेगा ओपन सर्किट की तरह। तो इसमें तो करंट फ्लो ही नहीं कर रहा, तो इसका इम्पिडेंस तो इन्फिनिटी हो गया ना, लेकिन इसका इम्पिडेंस जीरो हो गया, तो दिस इज नॉट इक्वल। इसका मतलब है कि ये यूनिलेटरल है, ये एक साइड से ही इम्पिडेंस को दे रहे हैं, दूसरी साइड से दूसरा इम्पिडेंस दे रहे हैं। लेकिन आप रेजिस्टेंस को देखो, कैपेसिटेंस को देखो, इंडक्टर को देखो, ये सब बाइलेटरल नेटवर्क होते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको दिमाग में बिल्कुल रखनी है कि रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस और ये सब क्या है जो आपको यूनिलेटरल और बाइलेटरल नेटवर्क फॉलो करते हैं, राइट? ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, थ्योरम पे जाते हैं। नाउ द थ्योरम, सबसे पहला थ्योरम देखते हैं, थेवेनिन्स एंड नॉर्टन थ्योरम। मैंने दोनों के एक साथ लिया है क्योंकि इसको अलग अलग पढ़ने की जरूरत नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि इसको अलग पढ़ना चाहिए, दोनों एक दूसरे के एनालॉगस ही होते हैं।
तो पहले ये देख लें नेटवर्क कहता क्या है, ये थ्योरम कहता क्या है। तो थ्योरम बेसिकली ये कहता है कि अगर आपके पास कोई ऐसा सर्किट है जो कि लीनियर हो, एक्टिव हो और बाइलेटरल हो, एक एक पॉइंट को हम ध्यान से समझेंगे तब जाके इसमें क्लियर चीजें होंगी और फिर कभी भूलेंगे नहीं आप। तो लीनियर है, इसका मतलब क्या है, जो हमने देखा था पीछे, कि वो रेजिस्टेंस हो, वोल्टेज हो, करंट हो, डिपेंडेंट सोर्स हो, इंडिपेंडेंट सोर्स हो, इंडक्टेंस हो, कैपेसिटेंस, कैसा भी एलिमेंट हो, लीनियर हो, राइट। एक्टिव हो, एक्टिव का मतलब आरएलसी, बाइलेटरल मतलब अगेन आरएलसी। नेटवर्क हो, उनका कॉम्बिनेशन हो, ठीक है। जैसे कि आगे भी लिखा है, कंटिन्यूस सेवरल एलिमेंट सच एज आरएलसी, इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स या डिपेंडेंट करंट सोर्स, ठीक है। ऐसा एलिमेंट से कोई सर्किट आपके पास बना हुआ है और आप उस सर्किट के किसी एक टर्मिनल पे, जैसे ये दो टर्मिनल निकाले गए हैं इसके, जो कि ये प्लस प्लस को इंडिकेट कर रहा है और ये माइनस को इंडिकेट कर रहा है, एक लोड है जो लोड वेरिएबल है, लोड वेरिएबल है या कोई लोड फिक्स भी है, और आपको यहाँ की इस लोड के अक्रॉस आपको सर्किट को थेवेनाइज करना है। थेवेनाइज करने का मतलब क्या है, आप इसको यहाँ पे इस लोड के अक्रॉस कोई वोल्टेज या करंट निकालना चाहते हो, मतलब इस लोड के एलिमेंट को आप ये फाइंड आउट करना चाहते हो कितना इसमें करंट फ्लो कर रहा है, कितना पावर आ रहा है, कितना वोल्टेज है, कुछ भी आपको फाइंड आउट करना है। तो क्या आप इसको कर सकते हो कि कॉम्प्लेक्स जो आरएलसी कॉम्बिनेशन का नेटवर्क है उसको आप इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हो। कैसे? एक वोल्टेज सोर्स है और एक रेजिस्टेंस। इस वोल्टेज सोर्स को हम बोलते हैं वी टी एच, थेवेनिन वोल्टेज, या इसको बोलते हैं वी ओ सी, मतलब ओपन सर्किट वोल्टेज, ठीक है। दो चीज बोलते हैं, यहाँ ऊपर मैं लिखता हूँ, वी टी एच इसको बोलते हैं थेवेनिन वोल्टेज, थेवेनिन वोल्टेज, या वी ओ सी ओपन सर्किट वोल्टेज। इसको दोनों में से आप कुछ भी बोल सकते हैं, ओपन सर्किट वोल्टेज। इसको निकालते कैसे हैं वो हम आगे देखते हैं, लेकिन आपको जस्ट ये समझना चाहिए कि ये सर्किट, इस सर्किट में किसी भी एलिमेंट, जैसे ये एलिमेंट है, कोई टर्मिनल ले लो ए एंड बी, इसके अबाउट अगर आप उस सर्किट को थेवेनाइज करना चाहते हो, या इस पूरी सर्किट को यहाँ से जो जितनी भी सर्किट है आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो एक वोल्टेज से और एक रेजिस्टेंस से, जिसको वी टी एच दैट इज थेवेनिन वोल्टेज या ओपन सर्किट वोल्टेज बोलेंगे। और ऐसे ही आर टी एच दैट इज थेवेनिन रेजिस्टेंस। अच्छा, अभी हम थेवेनिन रेजिस्टेंस बोल रहे हैं, लेकिन ये चीज़ वहाँ भी एप्लीकेबल है अगर आपके पास एसी सोर्स है, ये डीसी सोर्स ना हो। अगर आपके पास एसी सोर्स हो तो उस केस में आप क्या बोलोगे, क्योंकि उस केस में क्या होगा, केवल रेजिस्टेंस नहीं होगा, इंडक्टेंस भी हो सकता है, कैपेसिटेंस भी हो सकता है, तो केवल आर नहीं रहेगा, दैट विल बी द जेड। वहाँ पे हम जेड टी एच बोलेंगे। तो ये मतलब अंडरस्टूड चीज़ है कि डीसी के केस में आपका थेवेनिन आएगा, थेवेनिन रेजिस्टेंस आएगा, जबकि इसके केस में थेवेनिन इम्पिडेंस आ जाएगा, ठीक है। तो अभी क्या आप बोलते हैं, थेवेनिन रेजिस्टेंस और थेवेनिन इम्पिडेंस, ठीक है। इतनी बात समझ में आई? अभी इस सर्किट, नीचे वाले सर्किट को होल्ड करो, ऊपर वाले सर्किट को क्या बोलते हैं पहले ये समझना जरूरी है। तो थेवेनिन वोल्टेज और थेवेनिन रेजिस्टेंस। अब देखते हैं इसको हम निकालते कैसे हैं। अब इसको हम निकालेंगे कैसे? तो अगर आपको वीटीएच निकालना है, सबसे पहले मैं बता रहा हूँ वीटीएच निकालने का तरीका। इसको मैं नेक्स्ट में लेता हूँ, नेक्स्ट पीडीएफ में। हम्म, तो जैसा कि था कि आपके पास एक सर्किट, पूरी ये पूरी सर्किट आपके पास है। एग्जाम्पल मैं अभी नहीं ले रहा, बस सर्किट को बताया। सर्किट है जिसमें आर एल सी वी वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स, ठीक है,
अब आपको क्या करना है, इस सर्किट के अबाउट, ये जो है, ये ए है, ये बी है, आपको ये बनाना है यहाँ से, दिस इज ए और बी। अभी आपको यहाँ से यहाँ पहुँचना है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे, मेक ओपन सर्किट, ओपन द टर्मिनल ए बी, ए बी टर्मिनल को ओपन किया, एंड एंड फाइंड वी ए बी। ये जो वी ए बी आपको मिल गया, वही आपका वी टी एच या वी ओ सी हो जाएगा, ओपन सर्किट वोल्टेज। ओके, तो यहाँ से आप जो भी टर्मिनल आपको थेवेनाइज करना है उसके अबाउट आप उसको सबसे पहले ओपन सर्किट कर दो। उसके बाद वहाँ से आप उसके क्रॉस वोल्टेज निकाल लो, जिसको हम वी ओ सी, वी टी एच या वी ए बी बोलेंगे। ठीक है, यही आपका थेवेनिन वोल्टेज हो जाएगा। दूसरा, अब आपको निकालना है थेवेनिन रेजिस्टेंस। तो पहला आपने ये निकाल दिया। सेकेंड चीज, थेवेनिन रेजिस्टेंस। थेवेनिन रेजिस्टेंस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, डीएक्टिवेट ऑल द इंडिपेंडेंट सोर्सेस। ठीक है, डीएक्टिवेटेड। और इसमें एक चीज मैं और करता हूँ कि वीओसी निकालना तो ठीक है, वीओसी का जो मेथड है, इसको इसको एक मिनट हटा दो। वीओसी जो मेथड है, दैट इज फॉर बोथ केस, व्हेन द नेटवर्क को, व्हेन द नेटवर्क दिस नेटवर्क contain dependent or independent sources। ठीक है, अगर आपका ये नेटवर्क में इंडिपेंडेंट सोर्स है, इंडिपेंडेंट सोर्स या डिपेंडेंट सोर्स हो, आरएलसी कुछ भी हो, तो आपका ये वीएबी निकालने का तरीका होगा, मतलब दिस इज ऑलवेज एप्लीकेबल। लेकिन आरटीएच के साथ या जेडटीएच के साथ ये हमेशा पॉसिबल नहीं है, राइट। तो जेडटीएच निकालने के लिए, जेडटीएच या आरटीएच, इसके लिए हम क्या करेंगे, जेडटीएच या आरटीएच के लिए पहले हम देखेंगे व्हेन सर्किट व्हेन नेटवर्क जो एक ब्लॉक डायग्राम बनाया था, हैव ओनली इंडिपेंडेंट सोर्स। ओनली इंडिपेंडेंट सोर्सेस मतलब आपके फिक्स वोल्टेज हैं, फिक्स करंट सोर्स है, ऐसा है। तो आप क्या करोगे, ओनली आपके इंडिपेंडेंट सोर्सेज हैं, देन वोल्टेज सोर्स रिप्लेस बाय शॉर्ट सर्किट, voltage source replaced by short circuit, and current source replaced by open circuit। ओके, तो आपके इस एलिमेंट में, ये जो आपका नेटवर्क है, इसमें वोल्टेज सोर्स भी होगा, करंट सोर्स भी होगा। इसको आप क्या करोगे, जो इंडिपेंडेंट सोर्सेज होंगे उसको आप ओपन सर्किट करोगे। अगर करंट सोर्स है तो, वोल्टेज सोर्स है तो शॉर्ट सर्किट, करंट सोर्स है ओपन सर्किट। तो ये चीज करके आपको एक नेटवर्क मिलेगा। उस नेटवर्क के अबाउट आप यहाँ से जो टर्मिनल ए और बी, जिसके अबाउट आपको थेवेनाइज करना था, इसके अबाउट
आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लोगे और इक्विवेलेंट इम्पीडेंस निकाल लोगे। ठीक है, ये सब हम करके देखते हैं तो आपको ये ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। एक एग्जांपल लेके देखते हैं। तो अभी हम जस्ट इसका एग्जांपल लेते हैं कि इंडिपेंडेंट सर्किट आपके पास है, इंडिपेंडेंस, तो उसमें कैसे हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं, क्योंकि जैसे ही आप प्रॉब्लम लगाओगे तो आपको ये ज़्यादा क्लैरिटी होगी, बिना प्रॉब्लम लगाए आपको क्लैरिटी नहीं आएगी। सो टेक एग्जांपल लाइक एक रेजिस्टेंस ले लिया, एक वोल्टेज सोर्स, एक करंट सोर्स ले लो, यहाँ एक रेजिस्टेंस ले लो, यहाँ एक रेजिस्टेंस ले लो। ठीक है, अब यहाँ पे ये लो 2 वोल्ट्स, 1 ओम, 2 एम्पियर, 1 ओम, और ये आपका लोड रेजिस्टेंस आर है। इसके अबाउट आपको थेवेनिन करना है। एक्चुअली इसका मेन यूज जो थेवेनिन थ्योरम का, जैसे कि मैंने बोला कि लोड, इस जो टर्मिनल है लोड का, टर्मिनल ए बी, इसके अबाउट अगर आप थेवेनाइज करते हो तो आप इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हो, एक रेजिस्टेंस, एक वोल्टेज सोर्स, और यहाँ पे आर एल। ठीक है, उसको वेरिएबल क्यों दिखा है? अभी जैसे रेजिस्टेंस की वैल्यू अगर मैं 1 ओम रखूँ, ठीक है, आपसे पूछो इसमें कितना करंट आएगा, देन यू हैव टू अप्लाई द नोडल हियर एंड यू हैव टू फाइंड 1 ओम में कितना रेजिस्टेंस आएगा, करंट आएगा। अगर मैं इस रेजिस्टेंस को फिर से 10 ओम कर दूं तो फिर से आपको नेटवर्क सॉल्व करना पड़ेगा। ऐसे ही 30 ओम कर दो, फिर से नेटवर्क सॉल्व करना पड़ेगा। लेकिन थेवेनिन का सबसे बेस्ट और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवांटेज यही है कि अगर आपको इस लोड पता है कि ये लोड जो है रेजिस्टेंस, ये वेरिएबल है टाइम के साथ, या आप रेजिस्टेंस को वेरी करोगे, डिफरेंट डिफरेंट लोड पे चेक करके देखोगे, तो आप क्या करते हो, इस टर्मिनल के बाद सर्किट को थेवेनाइज कर देते हो, क्योंकि ऑलमोस्ट सारी सर्किट इसके अलावा तो सब फिक्स है, केवल ये लोड वेरी कर रहा है। तो क्यों ना इस पूरे सर्किट का हम इक्विवेलेंट सर्किट बनाना है, इस पूरे जो एक कॉम्प्लेक्स सर्किट होगा सिंप्लीफाइड इक्विवेलेंट सर्किट बनाना है, तो ये हम वीटीएच और आरटीएच कर देते हैं। ठीक है, आरटीएच और वीटीएच कर देते हैं, और आरटीएच वीटीएच कर दिया, इसका मतलब क्या है कि ये आप जो भी आरएल लगा दो उसमें, उसके हिसाब से आप करंट निकाल सकते हो। तो ये एक काफ़ी अच्छा एप्लीकेशन हो जाता है इसका, और इजी वे में आप चीज़ों को सॉल्व कर ले जाते हो। ठीक है, एनीवे, तो अभी इसमें देखते हैं कि इसमें हमें इस थेवेनिन के, इस आरएल के बाद थेवेनाइज करना है। सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे, ओपन आरएल, आरएल को ओपन कर दो एंड फाइंड वी ओ सी, ओपन सर्किट वोल्टेज निकालो। तो अब इसको क्या करूँ, ओपन कर दो। तो चलो मैं दूसरा सर्किट ही बना लेता हूँ फिर से। एक रेजिस्टेंस ये, इसको हमने करंट दे दिया, ये करंट 2 एम्पियर, यहाँ से ये रेजिस्टेंस, और यहाँ इसको ओपन, ऐसा ओपन छोड़ दो, टर्मिनल ए और टर्मिनल बी। तो ये 2 एम्पियर, ये 1 ओम, 1 ओम एंड 2 वोल्ट, ये हो गया। ओके, अब इसमें हमें वी भी निकालना है। तो देखो इसमें अगर ओपन किया तो यहाँ करंट क्या है, यहाँ तो कोई करंट नहीं है, ओपन सर्किट मतलब करंट जीरो, तो यहाँ ड्रॉप जीरो, यहाँ पे जो ड्रॉप है, ड्रॉप जीरो, यहाँ कोई ड्रॉप नहीं होगा, यानी कि इधर कोई करंट नहीं है। जब इधर आई इक्वल टू जीरो है, ये 2 एम्पियर पूरा इधर से ही जा रहा है, और ये टर्मिनल, और यहाँ कोई ड्रॉप नहीं है, तो ये टर्मिनल और ये टर्मिनल इज नथिंग बट ए एंड बी, राइट। अब यहाँ पे जो केवीएल केसीएल और नोडल एनालिसिस आपने किया है, ये आपको अच्छे से आना चाहिए, बहुत अच्छे से आना चाहिए, तभी आप कॉम्प्लेक्स सर्किट को इजी वे में सॉल्व कर पाएंगे, अदरवाइज फिर से आपको प्रॉब्लम होगी, राइट। तो अभी देखो ए और बी, इसके क्रॉस वोल्टेज निकालना है। ठीक है, अब ये 2 एम्पियर इधर से फ्लो कर रहा है, ये करंट इधर जाएगी, ये करंट इधर जाएगी, और यही करंट आपका इधर भी फ्लो करेगी, तो ये 2 एम्पियर फ्लो कर रही है। तो अब वी ए बी अगर मैं निकालना चाहूँ तो लिखूँ, अगर मैं इसको नेगेटिव मानूँ, इसको पॉजिटिव मानूँ, ये लूप अगर बड़ा वाला लगाऊं तो क्या लिखूंगा, वी ए बी माइनस 2 इंटू 1 ओम
माइनस 2 वोल्ट इक्वल्स टू 0। ये केवीएल आ गया। सो फ्रॉम हियर वी ए बी इज नथिंग बट 2 + 2 दैट इज 4 वोल्ट। यही आपको क्या हो जाएगा, वी टी एच। राइट। तो अभी आपने इस सर्किट को इस तरह से थेवेनाइज किया जिसमें इसका वोल्टेज आपको मिल गया, जिसकी वैल्यू है 4 वोल्ट। राइट। अब आपको आरटीएच निकालना है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे आपको देखो, जितना हमने केवीएल केसीएल, आपने केवीएल केसीएल की प्रैक्टिस की होगी, नोडल की प्रैक्टिस की होगी, उतना आपका ये बेटर इतने फास्ट वे में और एक्यूरेसी के साथ निकलेगा। अगर प्रैक्टिस नहीं अच्छे से की होगी तो यहाँ पे प्रॉब्लम होगी। राइट। तो अभी आपने वीटीएच निकाल लिया। अब नेक्स्ट करते हैं आरटीएच निकालने की। तो आरटीएच के लिए मैंने क्या बताया, जैसे ही आरटीएच निकालना है तो आपको दो चीज़ देखनी है, क्या सर्किट में डिपेंडेंट सोर्स हैं। तो आप देख रहे हो कि कोई भी डिपेंडेंट सोर्स नहीं है, ये भी इंडिपेंडेंट सोर्स है और ये इंडिपेंडेंट सोर्स है। तो हम क्या करेंगे, ओनली, हमने कंक्लूजन क्या निकाला, ओनली इंडिपेंडेंट सोर्स है, ओनली इंडिपेंडेंट सोर्सेस। तो हम क्या करेंगे, वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट कर देंगे, वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट किया और करंट सोर्स को ओपन सर्किट कर देंगे। यही हमने किया, वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट और करंट सोर्स को ओपन सर्किट। यही करना है हमें। एंड रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस तो है ही 1 ओम। और टर्मिनल, और वैसे ही सर्किट हम रीड्रॉ कर लेंगे, ए और बी। दिस इज, यहां से अब आर इक्वलेंट हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो आप देखो यहाँ पे 1 ओम और 1 ओम, ये तो ओपन सर्किट हो गया। तो ये 1 ओम और ये 1 ओम सीरीज में हो गए, तो आर इक्वलेंट कितना आ गया, बेसिकली 2 ओम। यानी कि आर इक्वलेंट ही हमारा क्या होता है, नथिंग बट आर टी एच। यहाँ पे आर टी एच कितना आ गया, 2 ओम। अब यहाँ पे अब आर एल लगा दोगे, यानी कि आपने यहाँ पे आर एल लगा दिया, दिस इज आर एल। ठीक है, आपने थर्मलाइज, अब आर एल की कोई भी वैल्यू ले लो आप। ठीक है, यहाँ से ये पॉइंट तो क्लियर हुआ ना, कोई भी सर्किट ऐसा है जिसमें केवल इंडिपेंडेंट सोर्सेज हैं, आप उस सर्किट को ओपन या शॉर्ट सर्किट रिप्रेजेंट कर दोगे, एंड इक्विवेलेंट सर्किट बना के रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट ए और बी जो भी टर्मिनल्स के क्रॉस आपको आरटीएच निकालना है, वहां पे आप फाइंड आउट कर लोगे। ठीक है, तो आपने इसको अब सॉल्व कर लिया। तो आरएल की वैल्यू जो भी हो आप यहाँ पे करंट निकाल सकते हो। नहीं, अगर मैं करंट की वैल्यू लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, वी टी एच डिवाइड बाई आर टी एच प्लस आर एल। और वी टी एच आपको पता है, दैट इज 4 डिवाइड बाई 2 प्लस आर एल। तो बस आपके पास एक लीनियर इक्वेशन आ गया करंट निकालने के लिए। तो आप करंट, अब आर एल की वैल्यू कोई भी वैल्यू रखो, 1 2 3 4 5 जो भी रखनी है आपको, बार बार आपको सर्किट नहीं सॉल्व करना पड़ेगा, आपको बस ये सॉल्व कर लिया, आपने करंट निकाल लिया, इसके क्रॉस पावर निकाल लो, वोल्टेज निकाल लो, जो भी आपको चाहिए यू कैन फाइंड आउट। राइट। अब इसका दूसरा केस देखते हैं। दूसरा केस, व्हेन, मतलब दूसरा केस बेसिकली फॉर जेड टी एच और आर टी एच। केस 2, when network consists of dependent and independent both sources। अब ये सोर्सेज वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स, कुछ भी हो सकते हैं, डिपेंडेंट हो और इंडिपेंडेंट, दोनों ये आपके सर्किट में प्रेजेंट हो। ठीक है, और ओनली डिपेंडेंट, कई बार ऐसा होगा ओनली डिपेंडेंट हो भी होगा, ओनली डिपेंडेंट, ओनली डिपेंडेंट, ओनली डिपेंडेंट है।
तो भी आपको यही चीज़ लगानी है, या तो आपके पास डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट दोनों हो या ओनली डिपेंडेंट। ठीक है, तो आपको यही चीज़ करनी है जो हम नेक्स्ट करने वाले हैं। ठीक है, आपको क्या करना है, फर्स्ट मतलब बेसिकली ये स्टेप्स होंगे। वीओसी आपने फाइंड आउट कर लिया, वीओसी जैसे वीटीएच निकल गया आपके पास। आपको क्या करना है, ये जो नेटवर्क आपको गिवन है, नेटवर्क गिवन है, इसमें टर्मिनल ए और बी पे यहाँ पे एक वोल्टेज सोर्स लगाना है, टेस्ट सोर्स, वोल्टेज सोर्स। या फिर आप ऐसा कर सकते हो कि ये जो नेटवर्क आपको गिवन है, यहाँ पे एक टेस्ट सोर्स लगाओगे जो कि करंट सोर्स होगा। दोनों में से कुछ भी कर सकते हो, टेस्ट सोर्स। ये करंट सोर्स भी हो सकता है, ये ए और बी टर्मिनल है, और ये बेसिकली क्या है, गिवन नेटवर्क, ये आपको गिवन नेटवर्क, ये कोई एक टेस्ट सोर्स आप लगाते हो, वो टेस्ट सोर्स आपका क्या हो सकता है, वोल्टेज सोर्स भी हो सकता है या करंट सोर्स भी हो सकता है, जो भी आप लगाओ। अगर आप यहाँ पे वोल्टेज सोर्स लगाए तो आप ये फाइंड आउट करोगे कि इससे करंट कितनी जा रही है। अगर आपने वोल्ट करंट सोर्स लगाया तो ये फाइंड आउट करोगे कि इसके क्रॉस वोल्टेज कितना है। ठीक, पहली चीज आप ये करोगे, साथ ही साथ एंड दूसरा स्टेप क्या करोगे, ऑल इंडिपेंडेंट। मैंने कहा ना कि डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट दोनों हो सकते हैं, ऑनली डिपेंडेंट है तो कोई नहीं, ये सेकंड स्टेप नहीं करना है। लेकिन डिपेंडेंट है और इंडिपेंडेंट भी है, तो आप क्या करोगे, ऑल इंडिपेंडेंट सोर्सेस आर डीएक्टिवेटेड। जब भी मैं डीएक्टिवेटेड बोलूं, उसका क्या मतलब है, डीएक्टिवेटेड मतलब वोल्टेज सोर्स, वोल्टेज सोर्स को क्या कर देना है आपको, शॉर्ट सर्किट, एंड करंट सोर्स को ओपन सर्किट। बिल्कुल ध्यान दीजिए यहाँ पे, क्योंकि ये चीज बहुत कंफ्यूजन की होती है और इसी पॉइंट से गेट के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो आपके जो इंडिपेंडेंट सोर्सेज हैं उसको डीएक्टिवेट कर देना है, वोल्टेज सोर्स हो शॉर्ट सर्किट और आपके पास करंट सोर्स हो तो उसको ओपन सर्किट। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हुआ। ये हटा देता हूँ, जस्ट मुझे एक चीज़ और लिखनी है यहाँ पे इसलिए। अच्छा, उसके बाद ये सब हटाने के बाद आप क्या करोगे, ये आपने करंट और वोल्टेज यहाँ पे निकाल लेना है। और अब आरटीएच का जो फॉर्मूला यहाँ से आपका बनेगा, आरटीएच या जेडटीएच जो भी बोलो, जेडटीएच और आरटीएच, इस केस में अगर आपने टेस्ट सोर्स वोल्टेज सोर्स लगाया है तो मैं इसको वी टी नाम दे दूँ, वी टेस्ट। तो वी टी डिवाइड बाई ये करंट जो सप्लाई कर रहा है आई। ठीक है, वी टी डिवाइड बाई आई, ये जो रेशियो होगा यही क्या बताएगा, जेड टी एच और आर टी एच। ऐसे सिमिलरली इसमें अगर आपको जेड टी एच और आर टी एच निकालना है, देन यू हैव टू टेक वी डिवाइड बाई आई टेस्ट। वी आपने इसके क्रॉस निकाल लिया और आई टेस्ट बेसिकली। ये ध्यान रखिए, ये वी वी ए बी ओ सी के बराबर नहीं होगा, ये वी टी जो होगा ये थेवेनिन वोल्टेज के बराबर नहीं होगा। थेवेनिन वोल्टेज जो आपने निकाला है, वी ओपन सर्किट निकाला है, वो तब निकाला है जब इस सर्किट में सारे एलिमेंट प्रेजेंट थे, सारे डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट सोर्सेस लगे हुए थे, कोई भी इंडिपेंडेंट सोर्सेस डीएक्टिवेट नहीं था। ठीक है, लेकिन अभी इस केस में जब डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट दोनों हैं, तो इस केस में जब आपने इंडिपेंडेंट को हटा दिया तो वी ए बी एक अलग होगा, और जब आपने डिपेंडेंट रखा था तब वो अलग होगा, क्योंकि आपने टेस्ट सोर्स लगा दिया ना। अभी एक न्यूमेरिकल इस पे करोगे तो और क्लियरिटी है, बट यहाँ से बिल्कुल आपको समझना चाहिए कि स्टेप्स क्या है। जैसे ही आपने जेड टी एच वी टी एच निकालना है, वी टी एच के लिए दोनों में सेम फॉर्मूला है, लेकिन जैसे ही आपको नेटवर्क में दिखा कि डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट है, तो आप उस सर्किट में क्या करोगे,
सबसे पहले जो इंडिपेंडेंट सोर्सेस है उनको डीएक्टिवेट कर दोगे, वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट। इसको मैं एक समराइज करता हूँ यहाँ पे कि आपको कोई नेटवर्क मिला, आपको एक नेटवर्क मिला, गिवन नेटवर्क। एक सेकंड, आपको ये नेटवर्क गिवन है, ठीक है। तो आपको ये देखना है कि क्या ये डिपेंडेंट सोर्स है, क्या इंडिपेंडेंट सोर्स है। क्या डिपेंडेंट सोर्स है, डिपेंडेंट सोर्स, या ओनली इंडिपेंडेंट, ओनली इंडिपेंडेंट। तो आपने देखा कि नहीं है, इसमें ओनली इंडिपेंडेंट सोर्स है। तो आप इसके लिए क्या कर दोगे, सिंपल वी टी एच बाई ओपन सर्किट वोल्टेज, यहां से निकाल लोगे, और आर टी एच बाई डी एक्टिवेटिंग द इंडिपेंडेंट सोर्सेस, दैट इज वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट एंड करंट सोर्स को ओपन सर्किट करके निकाल लोगे। यहाँ से आपको जो आउटपुट मिल जाएगा वो आउटपुट बेसिकली इस तरह से आर टी एच और वी टी एच मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ। और यहाँ पे आपको वी ओ सी आ जाएगा, ठीक है। ये इसका value है। अगर इंडिपेंडेंट दिया हुआ है तो आर टी एच बाई डी सोर्सेस आप आर इक्वलेंट निकाल लोगे, आर टी एच आ जाएगा, राइट। समस्या आती है जब डिपेंडेंट सोर्सेस हो, ठीक है। तो अब डिपेंडेंट सोर्सेस हो तो यहाँ से हम पाथ में जाते हैं, डिपेंडेंट सोर्स प्लस इंडिपेंडेंट दोनों लिख लो, चलो जनरलाइज केस बना लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, वी टी एच तो वैसे निकालेंगे, वी टी एच बाई ओपन सर्किट वोल्टेज, राइट। इसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आर टी एच के लिए, फॉर आर टी एच हम क्या करेंगे, स्टेप वन, डीएक्टिवेट इंडिपेंडेंट सोर्सेस। सेकेंड, अप्लाई टेस्ट सोर्सेस। टेस्ट सोर्स कौन से हो सकते हैं, वोल्टेज सोर्स या करंट सोर्स, जो भी लगाया आपने। तीसरा, फाइंड वी टेस्ट डिवाइड बाई आई और वी डिवाइड बाई आई टेस्ट, यही आपका आर टी एस दे देगा, ठीक है। तो ये आप एक समरी देखो कि पूरी तरीके से कोई भी नेटवर्क गिवन है तो आप किस तरह से जाओगे, ये आपके दिमाग में बिल्कुल अच्छे तरीके से होना चाहिए, ठीक है। आई होप ये सारे पॉइंट आपको क्लियर हुए होंगे। ओके, अब बात करते हैं नॉर्टन थ्योरम की। तो अगर आपने थेवेनिन पढ़ लिया, अच्छे से पढ़ लिया, सब कुछ समझ में आ गया आपको, तो नॉर्टन कुछ नहीं है, नॉर्टन अलग से पढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है, अलग से उस पर टाइम देने का भी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि नॉर्टन थ्योरम बेसिकली इसका ये रिप्रेजेंटेशन है। आप इस तरीके से जाओ या इस तरीके से जाओ, ये आप पहले थेवेनिन का थ्योरम कर लो, उससे नॉर्टन बना लो, वो भी इजी है। अदरवाइज आप क्या कर सकते हो, डायरेक्ट भी जा सकते हो, लेकिन ये एक सिंपल पाथ है। आप यहाँ पे क्या कर दो, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन करोगे तो बेसिकली आपको ये पता है कि ये वी टी एच है और ये आर टी एच है। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि अगर सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन आप करते हो तो क्या होता है कि आप एक वोल्टेज सोर्स और करंट वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में रिप्रेजेंट कर सकते हो और करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में रिप्रेजेंट कर सकते हो।
तो वैसे ही यहाँ पे अगर आपके पास वोल्टेज सोर्स आपके वीटीएच है और आरटीएच है, ये पार्ट तो छोड़ दो, ये पार्ट तो लोड है, इसके बाद की बात कर रहा हूँ मैं। ये टर्मिनल तो हटा दो, ये जो टर्मिनल है इसमें भी और इसमें भी, इसके पहले की ये सारी चीज़ों की बात हो रही है जो ये इधर है। तो इसमें अगर आपने देख लिया वीटीएच और आरटीएच है तो करंट सोर्स की वैल्यू क्या हो जाती है, वीटीएच डिवाइड बाई आरटीएच, ऐसे ही होगी, जिसको हम बोलेंगे आई, यही करंट सोर्स की वैल्यू होगी। और आपको पता है कि जो रेजिस्टेंस होता है वो सेम रहता है, यहाँ पे भी आरटीएच तो यहाँ भी आरटीएच, क्योंकि ये इसको हम बोलते हैं, इसी को हम बोल देते हैं नॉर्टन थ्योरम, नॉर्टन सर्किट। ठीक है, नॉर्टन से कोई नया सर्किट नहीं है, बस नॉर्टन सर्किट ही है, तो उसको सीरीज मतलब सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया। अब नॉर्टन ने इसको निकाला था तो इसको हम आरटीएच को हम आर एन के नाम से दे देते हैं और आई को आई एन नाम दे देते हैं। ठीक है, इसमें और कुछ नहीं, बाकी जितनी भी चीजें हमने पढ़ी हैं जिस तरीके से पढ़ी हैं सारा वही है। ठीक है, इसको हम एक और नाम बोलते हैं जिसको बोलते हैं आईएससी, शॉर्ट सर्किट करंट, शॉर्ट सर्किट करंट भी बोलते हैं और नॉर्टन करंट भी बोलते हैं। तो आप अलग से इसको पढ़ना चाहें तो भी पढ़ सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसमें आप सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन से बहुत इजी वे में आप चले जाओगे और निकाल लोगे। ओके, तो एक प्रॉब्लम मैं कराना चाहूँगा, एक प्रॉब्लम जिसमें, एक सिंपल सा प्रॉब्लम जिसमें ये सारी चीज़ें कवर हो रही हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं, जैसे एक रेजिस्टेंस, एक डिपेंडेंट सोर्स का लेंगे तो ये प्लस और ये माइनस, एंड लेट्स सपोज दिस इज द करंट सोर्स, दिस इज द रेजिस्टेंस, एंड एक रेजिस्टेंस यहाँ ले लो। ठीक है, ऐसा ले लो, चलो ये सही है। अब यहाँ पे जो करंट फ्लो कर रही उसको आई ले लो, और ये तुम ले लो 5 आई, ये 1 ओम ले लो, ये 2 एम्पियर ले लो, और तुमको इसके अबाउट सर्किट को थर्मनाइज करना है, इसके अबाउट सर्किट थर्मनाइज करना है, इसकी वैल्यू लो आर एल, आर एल मान लो। ओके, तो अब इसके अबाउट थर्मनाइज करना, तो सबसे पहला स्टेप हम क्या देखेंगे, सर्किट कैसा है। सर्किट ऐसा है जिसमें डिपेंडेंट सोर्स और इंडिपेंडेंट सोर्स दोनों अवेलेबल है। तो सबसे पहले हम वीटीएस निकालेंगे, क्योंकि वीटीएस तो दोनों के लिए सेम है। तो वीटीएस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, वीटीएस के लिए ओपन दे आर एल, इसको यहाँ से तोड़ दो, इसको यहाँ से तोड़ दो, दोनों को जब तोड़ दोगे व्हाट यू विल गेट, दिस टाइप ऑफ सर्किट। इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, जस्ट इसमें करंट आई फ्लो कर रही थी, दिया हुआ है उसको ले लो, जो जैसे सर्किट है। अच्छा, इसकी भी वैल्यू हमने दी नहीं, इसको भी 1 ओम ले लो, चलो 1 ओम, 1 ओम, 2 एम्पियर, एंड दिस इज प्लस एंड माइनस 5 आई। अब इस सर्किट को सॉल्व करके यहाँ प्लस माइनस वी ए बी निकालने की कोशिश करो। अच्छा, जब आपने ये देखा कि वी ए बी यहाँ पे क्या आना है, वही हमारा क्या होगा, वी ओ सी हो जाएगा। अब देखो ये सर्किट ओपन हो गया तो आई की वैल्यू तो जीरो हो गई, आई इक्वल्स टू जीरो। सो इस वजह से जो 5 आई है वो भी जीरो हो गया, 5 आई भी जीरो हो गया, क्योंकि आपका आई जीरो, तो यानी कि ये तो वोल्टेज ही जीरो हो गया, तो सिंपल ये एक शॉर्ट सर्किट जैसा हो गया, मतलब ये जीरो इस केस में पर्टिकुलरली। अब ये 2 एम्पियर जब इधर फ्लो कर रहा है, यानी कि ये टू, इधर तो करंट जीरो है, ये करंट इक्वल्स टू जीरो, यहाँ पे ये 2 एम्पियर जा रहा है। तो हम अगर केवीएल लगाते हैं तो हम क्या लिखेंगे, वी ए बी माइनस 2 × 1 इक्वल्स टू जीरो, चूंकि ये वोल्टेज तो जीरो हो गया। तो यहाँ से आ गया आपका वी टी एच या वी ए बी इक्वल्स टू 2 वोल्ट। ओके, सिंपल था, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ बहुत सिंपल लगता होगा, लेकिन जैसे आप कॉम्प्लेक्स सर्किट में जाओगे यू विल गेट सम फील देयर। अभी क्या है, अभी सिंपल सर्किट है, इजी सॉल्व हो जा रहा है।
ठीक है, अभी चलो ये 2 ओम 2 वोल्ट आ गया। अब क्या, अब मेन चीज आता है जब तुम रेजिस्टेंस निकाल सकते हो दूसरा, फॉर आरटीएच। आरटीएच क्यों लिख रहा हूँ कि यहाँ पे एसी तो है नहीं कुछ, तो आरटीएच। अब आरटीएच के लिए सबसे पहला स्टेप, जो भी इंडिपेंडेंट सोर्सेज हैं उसको डीएक्टिवेट कर दो। ये रेजिस्टेंस हमारा ठीक है, ये डिपेंडेंट है, इसका कुछ नहीं करेंगे, ये प्लस और माइनस रख देंगे। अब हमारा ये इंडिपेंडेंट है, इसको हम क्या कर देंगे, करंट सोर्स है तो ओपन सर्किट। ये रेजिस्टेंस है, ये टर्मिनल ए, टर्मिनल बी, ए एंड बी। ठीक है, ये 1 ओम, ये 1 ओम, यहाँ करंट जो फ्लो कर रहा है वो आई, और यहाँ 5 आई। नाउ यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, सॉरी, यहाँ पे हम एक टेस्ट वोल्टेज सोर्स लगाएंगे, राइट। यहाँ पे एक टेस्ट वोल्टेज सोर्स लगाते हैं, जिसकी वैल्यू, जिसको हम वी टी दे देते हैं नाम। अच्छा, कई बार क्या होता है वी टी आप नाम भी दे दो, कई बार आप आपकी मर्जी के हिसाब से कोई भी वोल्टेज सोर्स लगा देते हो, 10 वोल्ट, 3 वोल्ट, कोई वैल्यू की भी लगा सकते हो। जैसे तुम आगे देखोगे, कोई एक हम ऐसा वोल्टेज सोर्स लगाएं जिससे ये सर्किट सॉल्व करने में बहुत आसानी हो जाती है। लेकिन यहाँ फिलहाल के लिए हम वी टी ही मानते हैं और ट्राई करते हैं एक इक्वेशन लिखने की। अब वीटी जो करंट देगा वो आई देगा, और हमें टारगेट क्या है आरटीएच के लिए, हमारा टारगेट है आरटीएच के लिए कि हमको वीटी बाई आई ही निकालना है। तो वीटी बाई आई अगर निकालना है, देन क्या करोगे, राइट इक्वेशन। अब सर्किट इक्वेशन लिखो, सर्किट इक्वेशन लिखो इस तरीके से। तो पहली चीज देखो, ये आई जो है, दैट कैपिटल आई इज नथिंग बट माइनस स्मॉल आई, क्योंकि आई ऐसे जा रहा है और ये इधर से आ रहा है। तो पहला तो ये चीज आ गई। दूसरी चीज, ये पहला आ गया। दूसरा क्या आएगा, एक केवीएल लिख दो। केवल इस तरह से लिखोगे, क्या लिखोगे, वी टी, ओके, माइनस, अब आई ही फ्लो कर रहा है तो आई ही ले लो, या स्मॉल आई लेना हो तो स्मॉल आई ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें अगर मैं स्मॉल आई ही ले लेता हूँ तो आई इधर भी फ्लो कर रहा है और इधर भी आई ही फ्लो कर रहा है, तो यू विल राइट। अब चूंकि करंट इस तरह जा रहा है तो ये प्लस और ये माइनस होगा, और ये प्लस और ये माइनस होगा। सो दिस विल बी प्लस ये माइनस, माइनस, या फिर यहीं पे डायरेक्टली प्लस वाला हम लोग जो कन्वेंशन फॉलो करते थे वही करते हैं। इसको हम क्या लिख देंगे, इसको हम लिख देंगे वी टी प्लस 1 इंटू आई प्लस 1 इंटू आई माइनस 5 इंटू आई इक्वल्स टू 0। सो वी टी इज नथिंग बट 5, और ये अब क्या, 2 आई, और ये 5 आई, तो ये 3 आई, राइट। तो वी टी इक्वल्स टू 3 आई, इक्वेशन 2 हो गया। अब क्या करो, इक्वेशन 1, या बेसिकली 2 डिवाइड बाई 1 कर दो, तो आपको क्या मिलेगा, वी टी डिवाइड बाई आई इक्वल्स टू 3 आई डिवाइड बाई माइनस आई। आई आई कैंसिल हो जाएगा और -3 ओम। अब आप सोच रहे होगे ये -3 ओम कैसे आ गया, तो इसमें कोई चिंता करने के लिए बात नहीं है। -3 ओम बिल्कुल वैलिड आंसर है, ठीक है। रेजिस्टेंस आरटीएच कैन बी निगेटिव, आरटीएच कैन बी निगेटिव, जरूरी नहीं है आपका आरटीएच हमेशा पॉजिटिव है। और स्पेशली जब आपके साथ सर्किट में एक डिपेंडेंट सोर्स हो, डिपेंडेंट सोर्स जब भी होगा, मोस्ट प्रोबेबिलिटी आपका जो ये जो आर एल आता है, सॉरी आरटीएच आता है, वो आरटीएच आपका निगेटिव आता है, राइट। इसका मतलब क्या है, जैसे अगर मैं थोड़ा इसका मतलब बताऊं, तो अभी पहले आपको सर्किट समझ में आ गया ना, कि वीटीएच लगाया हमने, और सॉरी वीटी लगाया, वीटी करंट आई दे रहा है, उसका रेशियो हमें निकालना है। यही हमें क्या सिंपली बता देगा, आरटीएच बता देगा, राइट। देन ठीक है, अभी ये चलने लगा, एक्चुअली वो कुछ पेन में प्रॉब्लम हो गया था। ओके, तो मेरे कहने का मतलब, आपके पास जो सर्किट आया था, अभी सर्किट क्या था, एक रेजिस्टेंस था, and this value is have taken this plus and minus, and there's a current source, there's a resistance, and जो यहाँ भी एक रेजिस्टेंस था जिसको हमने आर एल बोला था,
ये 1 ओम था, ये 1 ओम था, ये करंट आई थी, एंड दिस इज 5 आई, एंड दिस इज समथिंग 2 एम्पियर। तो आपका इसको हमने जब थेवेनिन सर्किट बनाया था तो ये आपका वी टी एच आया था एंड रेजिस्टेंस आया था, एंड दिस इज आर एल, राइट। एंड ये आया था आपका -3 ओम, दिस इज इक्वल्स टू आर टी एच, and okay, this is RL and this value is 2 वोल्ट, राइट। 2 वोल्ट ऐसा है, तो ये VTH था आपका। ओके, कोई बात नहीं। अभी ये आपको, अभी आप निगेटिव सोच रहे हो ये है क्या, ठीक है। तो जैसे कि अब देखो, अगर आर एल की वैल्यू को सपोज आप 1 ओम रखते हो, या फिर थोड़ा अच्छा रखो, चलो इसको 4 ओम रखो, अभी फिलहाल के लिए 4 ओम रखो, तो इसमें जो करंट फ्लो करेगी वो कितनी आएगी? दैट करंट विल बी आई इक्वल्स टू VTH divided by RL plus RTH. So this value will be 2 divided by 4 minus 3 equals to 2 divided by 1, मतलब 2 एम्पियर। ये कब हुआ? जब RL आपने 4 ओम रखा, ठीक है। अगर इसमें दूसरा हम केस लेते हैं, जैसे RL इक्वल्स टू 1 ओम ले लो, ठीक है। तो I कितना आ गया? I इक्वल्स टू VTH डिवाइड बाई RL माइनस 3, तो VTH is 2 divided by RL is 1 minus 3, that is 2 divided by -2 equals to -1 एम्पियर। इसका मतलब क्या हुआ है, जो करंट आई है वो जब -1 हुई, इसका मतलब इस साइड में फ्लो करी, इधर से इधर जाए, ये 2 एम्पियर इस तरीके से जा रही है। कोई बात नहीं, माइनस प्लस आने का मैंने बोला ना रेजिस्टेंस का मतलब क्या है, ठीक है। रेजिस्टेंस का आपको मतलब यही है कि रेजिस्टेंस अगर निगेटिव आ गया तो उसका वो आ सकता है डिपेंडेंट सोर्स में। जैसे अगर आपको भी पता है कि सर्किट हम सॉल्व करते हैं, और अगर यहाँ पे अगर आप अभी इस केस में आर एल इक्वल्स टू जब 1 ओम रख दो, तो आप पाओगे कि ये जो करंट है ना, इससे जो करंट ये आई की वैल्यू वो निगेटिव आ रही है। हो सकता है कब? जब आपके पास ऐसा सोर्स हो, ठीक है। तो कभी निगेटिव आए तो उसमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं है, ये होता है, निगेटिव आता ही है। लोग सोचते हैं आरटीएस कैसे निगेटिव आ गया, आरटीएस या थेवेनिन रेजिस्टेंस कैसे निगेटिव आ गया, तो ये पॉसिबल है, राइट। अब इसी का तो आपको, अगर मान लीजिए कि आप इसको नॉर्टन थ्योरम में कन्वर्ट करना चाहते हो, तो अभी आपने आरटीएच जेटीएच निकाल दिया, वीटीएच वगैरह सब कुछ निकाल दिया, अब इसको नॉर्टन थ्योरम में रिप्रेजेंट कर दो। कैसे करोगे? सिंपल सा, एक करंट सोर्स, माइंडेड डायरेक्शन वगैरह जो भी हमने रेफरेंस लिया है आप उसको कोई चेंज नहीं करोगे, सिंपल सा वही रखोगे, एंड एक रेजिस्टेंस आर एल, वैसे ही जो टर्मिनल ए और बी के बीच में है, हमने इसको ही माना था ए एंड बी, राइट। एंड द वोल्टेज आई एन, जिसको मैं बोलूंगा आई नॉर्टन इक्वल्स टू वी टी एच डिवाइड बाई आर टी एच। सिंपल, जितनी वैल्यू आए आप प्लस माइनस इस साइन के हिसाब से आप रख देना, -3, इसका मतलब इसकी वैल्यू आ रही है -2/3 एम्पियर। कोई दिक्कत नहीं, 2/3 एम्पियर, और आर टी एच की वैल्यू जो है वो -3 ओम है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। -2 एम्पियर का मतलब डायरेक्शन ऐसा है, और रेजिस्टेंस कैन बी निगेटिव, नो इश्यू। आपको निगेटिव रेजिस्टेंस का ये सब आने का मतलब आपको क्लियर होगा, ठीक है। तो नॉर्टन और थेवेनिन, आई होप ये क्लियर होगा। हमने सारा एग्जाम्पल देखा, सब कुछ इसमें देखा, जिससे आपको एक क्लैरिटी मिलेगी कैसे हमें सॉल्व करना है, ओके। अब पॉइंट ये है कि इसके क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है, इसकी थ्योरी और कैसे करते हैं, ये कोई रटने वाली चीज़ नहीं है। जैसे आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आपको आता जाएगा। तो पॉइंट ये है कि आप प्रैक्टिस उसको जितना करो उतना बेटर है। तो नेक्स्ट में मैं एक और आपको बस लेक्चर लूँगा कि जिसमें सुपरपोजिशन थ्योरम के बारे में बताऊँगा, और उसके बाद फिर मैं न्यूमेरिकल्स में आ जाऊँगा, फिर बहुत सारे न्यूमेरिकल्स करेंगे, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, ओके, बाय।